जी। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होता है, मतलब धीरे धीरे ऑसिलेट होता है, तो उस चीज को रफली ऑसिलेशन कहते हैं। जो जल्दी जल्दी ऑसिलेट होता है, जैसे गिटार के स्ट्रिंग को ऐसे बजाइएगा तो वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता है, तो वहां पे वाइब्रेशन होता है। और कोई धीरे धीरे पेंडुलम ऑसिलेट करता है बोलते हैं। ठीक है। जैसे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन करता है, मॉलिक्यूलर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है तो वाइब्रेट करता है, तो उसको ऑसिलेशन कहते हैं। तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन मोर और लेस सेम है। तो कैटेगराइज कैसे करते हैं? जिसमें फ्रीक्वेंसी कम है, जो धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कम होना मतलब टाइम ज्यादा लगना ऑसिलेट करने में। तो जिसमें टाइम, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसको ऑसिलेशन कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक। तो पीरियोडिक मोशन मतलब एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है, उसमें कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ऑसिलेटरी मोशन में एक पॉइंट फिक्स होता है, उसके अबाउट वो आगे पीछे होता जाता है। तो ये कैटेगराइज है। ठीक। अब इन ऑसिलेटरी मोशन रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट। ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या होता है? आप जहां पे हैं वहीं पे लाना चाहेगा। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब आप जहां पे हैं वहीं पे लाना चाहेगा। फॉर एग्जांपल, रीस्टोरिंग मतलब रीस्टोर करना। जैसे कि ये मान लो ऐसा है, पहले बॉल यहां था, ठीक है, आप इसको आगे ले गए, इसको आपने डिस्प्लेस आगे किया, यहां ले गए, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट समवॉट आगे हो रहा है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो ऑसिलेशन, आप बॉल आगे गया, अब इसको वापस आना है, और आगे चला जाएगा तो ऑसिलेशन नहीं होगा। तो इसको वापस आना है तो फोर्स क्या लगना चाहिए? पीछे लगना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट आगे है तो फोर्स पीछे लगना चाहिए, तभी वो पीछे आएगा। ठीक है। या आप बॉल को पीछे ले जाइए, यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट पीछे है तो फोर्स आगे लगना चाहिए। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव लगना चाहिए। यानी बॉल आगे गया है तो उसको फोर्स पीछे लग के खींचना चाहिए, अगर पीछे गया है तो उसको फोर्स आगे लगना चाहिए, सो दैट वो यहाँ पे आने का टेंडेंसी हो, यहाँ पे आने का टेंडेंसी हो। तो हमेशा फोर्स जो होना चाहिए ना, वो अपोजिट टू फोर्स, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है? तभी वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो वैसा फोर्स आपका किस टाइप का होगा? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स पे पावर n, और यहाँ पे n क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ठीक है। ऑड नंबर क्यों रखते हैं? n ऑड नंबर, इवन नंबर रखने से क्या दिक्कत होगा? अगर मान लो कि इवन रखते हैं, जैसे मान लो 2 रखते हैं, तो अगर x को पॉजिटिव लेंगे, मान लो x पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और माइनस साइन उसको नेगेटिव कर देगा, तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है। चलो उल्टा आ रहा है, ठीक है। अगर x को नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन ये माइनस साइन क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। तो दोनों केस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है क्या? नो सर। नो सर। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसलिए हम लोग इवन वाला नहीं लेंगे, लेकिन वहीं पे ऑड वाला लेते हैं, मान लीजिए। तो अगर x पॉजिटिव डालिएगा तो पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस साइन उसको नेगेटिव कर देगा। वहीं पे x को नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव का क्यूब क्या आता है? नेगेटिव, और ये माइनस साइन उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन अपोजिट है कि नहीं है? यस सर। यस ठीक। यस सर। यानी पावर क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। तो रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स आपका पावर क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। ठीक है। तो सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होता है? 1। 1। तो सबसे सिंपल नंबर, तो ये, तो यानी इफ n इक्वल टू 1, तो उस केस में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये n 1 ऑड नंबर है, तो यानी ये भी एक रीस्टोरिंग फोर्स है। तो सिंस ये सबसे सिंपल n का वैल्यू डाले हैं, ठीक है, इसलिए
ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये भी ऑसिलेशन का ही पार्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी इट इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेशन, टाइप ऑफ ऑसिलेशन in which force is directly proportional to displacement and away from mean position। तो ये ऑसिलेशन का एक टाइप है जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, ये ऐसा रहता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, तो ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ऑसिलेशन का ही पार्ट है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन है जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो जैसे फोर्स माइनस एक्स क्यूब है, तो अगर पूछेगा ये क्या है, ये ऑसिलेशन है कि एसएचएम है, तो क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन है, एसएचएम नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही एसएचएम कहते हैं। एसएचएम होने के लिए पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछेगा ये क्या है, एसएचएम है कि ऑसिलेशन है? एसएचएम। दोनों है, दोनों है। एसएचएम ऑसिलेशन भी होता है, तो ऑसिलेशन है, यानी एसएचएम है तो ऑसिलेशन होगा ही होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये ऑसिलेशन है लेकिन एसएचएम नहीं है। ठीक है, तो एसएचएम में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। ठीक है? तो फोर्स, तो देखिए, जैसे पेंडुलम के सेंस में बताएं आपको, जैसे ये पेंडुलम है, आप पेंडुलम को यहाँ लाके छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ लाके छोड़ेंगे तो पेंडुलम किधर जाएगा, यहाँ से, और राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड जाएगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट। यानी जिस समय रिलीज किया उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा? जिस समय छोड़े उस समय वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। जीरो। ठीक है, वेलोसिटी जीरो होगा। और इसके बाद वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। यानी इस पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा जो जीरो होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे आएगा इसका स्पीड बढ़ेगा, तो यानी काइनेटिक एनर्जी, और स्पीड बढ़ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम की ज्यादा? कम। कम। जब यहाँ बॉटम पे आएगा उस समय स्पीड क्या होगा, मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम। यहाँ पे स्पीड जो होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, मान लो फाइनली बॉल रुकेगा, तो फाइनली बॉल कहाँ पे रुकेगा, पोजीशन 1 पे रुकेगा या पोजीशन 2 पे रुकेगा? पोजीशन 2 2 पे। तो जहाँ पे फाइनली रुक जाता है उसको कहते हैं मीन पोजीशन। जहाँ पे फाइनली रुक जाता है उसको कहते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स जीरो, क्योंकि बॉल अगर मान लो यहाँ पे आया तो ये ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, और क्या लग सकता है, mv²/r लग सकता है। ठीक है, इस डायरेक्शन, लेकिन बॉल नीचे नहीं जाएगा और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो नेट फोर्स आपका वो इस पोजीशन पे जीरो लगता है। ठीक है, तो मीन पोजीशन एकदम बीच में होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे आके बॉल रुक जाएगा कि और आगे जाएगा? आगे जाएगा। और आगे जाएगा, वो इधर आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आके फिर रुक गया, फिर वापस आया। ठीक है,
तो ये दोनों पॉइंट को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो जनरली ऑसिलेशन में ये आपका मीन पोजीशन है। तो कितना मीन पोजीशन होता है, कितना एक्सट्रीम पोजीशन होता है? मीन पोजीशन कितना होता है, एक या दो? एक और एक्सट्रीम पोजीशन? 2 दो एक्सट्रीम पोजीशन दो होता है। ठीक है, मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है, काइनेटिक की पोटेंशियल? काइनेटिक मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम होता है। यानी मीन पोजीशन पे आपका स्पीड मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक जीरो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, वेलोसिटी आपका जीरो होगा। सेम इधर भी होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और स्पीड जीरो, ये ऐसा रहता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन। हमेशा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से डिनोट करेंगे, मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। अगर मीन पोजीशन के राइट साइड है तो पॉजिटिव होगा, मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आप राइट साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, ठीक है, मान लो तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यानी मीन पोजीशन के राइट साइड हो, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कहीं पे भी रहो, इस लाइन पे कहीं पे भी रहो, यानी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। ऐसे जाओ ऐसे जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मीन पोजीशन के राइट साइड हो यानी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं मैं, बता रहा हूं, वेलोसिटी नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर मीन पोजीशन से तुम राइट साइड हो यानी पॉजिटिव होगा। वहीं पे तुम डिस्प्ले यहाँ पे इस लाइन में कहीं भी हो, यहाँ 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 किधर भी जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, सिंस मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर करना है, मेन पॉइंट्स मेन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन बीच में, इसमें एक एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन का डिस्टेंस, हाँ कि ना? यस सर ईपी माइनस एमपी, यानी ये डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब पार्टिकल कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और उसी को एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ऐसा हुआ। और तो अभी आपको बताया था मैं एसएचएम में फोर्स और एक्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, और फोर्स होता है एम ए। तो मास को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्सेलरेशन भी माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन माइनस एक्स, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो जहां पे एक्स मैक्सिमम होगा वहां पे ए भी मैक्सिमम होगा। नेगेटिव साइन हमेशा याद रखना डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड से अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्स, यहाँ पे एक्स को क्या कहते हैं, क्या है यहाँ पे एक्स, डिस्प्लेसमेंट। तो आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन ज्यादा कहाँ, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, या फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और आपको बताया भी कि मीन पोजीशन मतलब जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है, तो कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, ये सब मिनिमम आपको बता दिया मैं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करना है। एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में अगर मान लो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है ए से बी ऑसिलेट कर रहा है 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है, ए से बी में ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। किसी को भी कोई डाउट है, ए से बी पूरा ऑसिलेट कर रहा है यानी मीन पोजीशन बीच में होगा, हाँ कि ना? यस सर तो यानी एम्पलीट्यूड उसका आधा होगा। तो ए से बी ऑसिलेट कर रहा है तो यानी उसका आधा होगा,
तो वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताया मैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे साइन पता करते हैं। तो मीन पोजीशन के राइट साइड है तो पॉजिटिव, मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। वेलोसिटी का कैसे पता करेंगे, तो तुम आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव। एक्सेलरेशन का कैसे पता करेंगे, तो एक्सेलरेशन माइनस एक्स होता है। तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। उल्टा होता है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, और एक्स अगर निगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक पार्टिकल ए से बी ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ए से बी ऑसिलेट कर रहा है 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि ए से बी जाने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। ए से बी जाने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। ठीक है। फाइंड साइन ऑफ एक्स वी ए when particle is at midpoint of AB और आगे जा रहा है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए और आगे जा रहा है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, पीछे आ रहा है। ठीक है, चलिए ए और ए से बी ऑसिलेट कर रहा है, इसमें एम्पलीट्यूड कितना होगा, 5 5। 5 जब पार्टिकल ए पे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि इसका मीन पोजीशन बीच में आएगा, हाँ कि ना। यस सर यस सर यस तो ए पे है तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है ए पे, तो ये नेगेटिव होगा। बी पे होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव 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 मिड पॉइंट, ए बी के मिड पॉइंट पे है और आगे जा रहा है यानी इधर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नो सर नो सर नो सर 2 सेंटीमीटर ए से है, ए से 2 सेंटीमीटर है तो, और इधर जा रहा है तो 2 सेंटीमीटर ए से है तो यहीं पे होगा, हाँ कि ना, यही 2 सेंटीमीटर होगा। यस सर तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब Negative. नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, यहाँ नहीं यहाँ पे होगा, तो इस समय इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखना है वो पॉइंट कहाँ पे है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब वेलोसिटी का देखेंगे, ए पे होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, माइनस ए कौन सा पोजीशन है, मीन की एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे वेलोसिटी होता है क्या, नो सर नहीं, जीरो होता है। बी पे भी क्या होगा, 0 जीरो। जीरो अब बोल रहा है मिड पॉइंट है ए बी का और आगे जा रहा है, तो डायरेक्शन तो बता ही दिया कि आगे जा रहा है तो आगे जाएगा, आगे जाएगा ये, यानी आगे मतलब पॉजिटिव। तो आगे जा रहा है यानी पॉजिटिव लेना है। क्वेश्चन में बोला ए से बी जाने वाले को पॉजिटिव लेना है। 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए और बी की तरफ जा रहा है तो आगे जा रहा है, आगे मतलब ऐसा इधर जा रहा है तो इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। ठीक है। थर्ड लास्ट केस में बोला है 3 सेंटीमीटर है लेकिन पीछे आ रहा है तो उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है। अब एक्सेलरेशन का देखेंगे तो ए पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव क्योंकि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। बी पे क्या होगा, माइनस नेगेटिव। सी पे मतलब थर्ड में जीरो जीरो, Zero. फोर्थ में पॉजिटिव पॉजिटिव, लास्ट में नेगेटिव नेगेटिव समझ में आ गया ना आप लोग को साइन डायरेक्शन ये सब। यस सर यस सर ठीक है, एकदम आसान रहते हैं। एसएचएम में जो फोर्स होते हैं, ठीक है, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ठीक है? और तो फोर्स को एम ए लिखते हैं जो के बाई एम के एक्स होते हैं, तो ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है। तो
इसी को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और v होता है dx बाई डी टी, डबल डिफरेंशिएशन होता है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आता है। ये आपका SHM का इक्वेशन होता है। SHM में डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये होता है, ठीक। ये आपका बेसिक इक्वेशन है, SHM में डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये होता है, ठीक है। अब बुक में देखिएगा तो ये भी आप साइन के टर्म में लिखिए, कॉस के टर्म में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुक में देखिएगा आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ए को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड है। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पाई आपका इनिशियल फेज है या फेज कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट और इनिशियल फेज। तो आपको समझा देता हूं मैं, जैसे मान लो ये सर्कल, नीचे इसको देख लो टाइम पीरियड का, देखिए ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक। मान लो यहां से स्टार्ट किए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, ठीक है। फिर वही मोशन स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, यस यस Yes, sir. सर। Sir. ठीक है। तो एक बार जिस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किए मोशन करना, उसी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए, यानी आगे ऐसे गए वापस आ गए, ठीक है। तो उसमें जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। ये सब सर्कुलर मोशन में भी हम लोग देखते थे, ठीक है, याद रखिएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में से t का जो कोफिशिएंट होता है, टाइम का जो कोफिशिएंट होता है वही ओमेगा होता है, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। ये टाइम पीरियड हुआ। फिर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो 1/t होती है। एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन किया उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको 1/t कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 साइन 5t प्लस 5/6, ठीक है। ये ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। पूछेगा इसमें एम्पलीट्यूड कितना है, तो क्या बोलेंगे, 2 2. ठीक है। अब x मीटर में है तो 2 मीटर होगा, x सेंटीमीटर में तो 2 सेंटीमीटर होगा, जैसा x दिया हुआ है, ठीक है, 2। इस केस में ओमेगा कितना है, 5 ठीक है। तो और ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये सब हम लोग सर्कुलर में देखे हुए हैं, तो ये सब उतना वो सब नहीं पता हुआ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया मैं, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 2 pi by पाई omega. बाई 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई 5 हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, यानी 5/2 पाई। इसमें इनिशियल फेज कितना है, 5/6 5/6 यानी 30 डिग्री इनिशियल फेज है, ये ऐसा है, ये सिंपल सा है, ठीक। तो देखिए, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। ये जो a होता है ना, वो क्या होता है, ये आप ये जो फॉर्मूला लिखा हूं मैं वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा हूं। तो एक a को कैसे डिफाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, Extreme Maximum potential displacement. minus. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है उसी को a कहते हैं,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ए, यानी जब भी ऐसा कोई कुछ मतलब ऐसा टर्म रहेगा, मान लो कि y इक्वल टू 2 sin कुछ तो है, मान लो थीटा है ऐसा, तो पूछेगा इसमें y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 वन। 1 तो उस केस में y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 2 2 2। ठीक है, तो कोई भी चीज रहे, तो उसी तरह जैसे कि साइन, यहाँ पे साइन है, कॉस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो y का 2 आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, यानी x डिस्प्लेसमेंट है तो पूछेगा x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? a। तो x डिस्प्लेसमेंट है, अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt होता है, हाँ कि ना? yes sir ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पार्टिकल के ऑसिलेट करने से, ये जैसे लाइन है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो पार्टिकल के ऑसिलेट करने से उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है क्या? नो सर। नो सर नहीं। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos कॉस। cos कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, अंदर में टी अकेला है क्या? no नहीं, टी में क्या मल्टीप्लाइड है? omega ओमेगा। तो डिफरेंशिएशन में जो अंदर में मल्टीप्लाई होता है वो बाहर में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं। तो v इक्वल टू क्या आया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब इस केस में पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या बोलेंगे? ए ओमेगा ओमेगा ए ओमेगा, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो बचेगा क्या? ए ओमेगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है? ए ओमेगा। समझ में आया आप लोग को? यस सर यस ये क्या है? आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ए ओमेगा। अब एक्सेलरेशन तुमको चाहिए, ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट तुम ए इक्वल टू, अभी तुमको बताया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए, तो ए भी, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, तो ए मैक्सिमम कितना होगा? तो एक्स मैक्सिमम कितना है? a ए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या अब तुम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, अंदर में टी अकेला नहीं है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो क्या आ रहा है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये माइनस साइन आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना है? ए ओमेगा स्क्वायर a omega ए square ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखिएगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है? a omega ए ओमेगा। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, a omega square मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, a ए। ठीक है, सबको समझ में आया? सर फाइ क्या होता है? फाई इनिशियल फेज बता रहा हूँ, रुको ना। तो आपका बेसिक जो इक्वेशन होता है, मतलब एस एच एम में एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, उसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आता है, या ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर। देखिए फाई जो होता है आपका, जैसे मान लो हमेशा कोई भी मोशन को हम लोग मीन पोजीशन से मानते हैं, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, तुम अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा फाई जीरो होगा। फाई तुम्हारा बताता है कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा पोजीशन क्या है, इनिशियल फेज बताता है, मतलब इनिशियल पोजीशन वो फाई। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे तुम अगर मीन पोजीशन पे हो, याद रखना, टी इक्वल टू जीरो पे अगर तुम मीन पोजीशन पे हो और किधर जा रहे हो? राइट साइड, तो उस केस में हम लोग इनिशियल फेज क्या लेंगे? फाइव। और हाँ, एस एच एम को हम लोग, ये एक सर्कुलर मोशन है,
ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है। मान लो तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो और ऐसे रोटेट कर रहे हो, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है कुछ देर के बाद यहाँ आ गया, कुछ देर के बाद यहाँ आ गया, कुछ देर के बाद यहाँ आ गया, कुछ देर के बाद यहाँ 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 यहाँ, एक बार कंप्लीट कर लिया। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो पूरा घूमने में इसको टाइम कितना लगेगा? 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, यानी ये भी पूरा घूमने में एक बार टाइम लग रहा है 2 पाई बाई ओमेगा। अब ये घूम रहा है, ये लाइन को तुम फोकस करो। ठीक है, इसका इमेज तुम इस लाइन पे बना रहे हो। समझो कि ये लाइन मिरर है। जब जब ये यहाँ पे था तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, हाँ कि ना? मतलब इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं कि ये जब यहाँ पे है तो इसका, समझो ना, यहाँ से लाइट फेंक रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे। ठीक है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे। जब यहाँ पे है तो उसी लाइन पे है। जब इधर चला गया, यानी पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो तुम्हारा इस लाइन में उसका जो इमेज है वो किधर जा रहा है? ऐसे आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। यस ठीक है, सर। अब जब पार्टिकल ऐसे आएगा तो इसका जो इमेज है फिर वापस ऐसा ऐसा जा रहा है, यानी इसका जो इमेज आ रहा है वो पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। यस सर। तो ए से बी आने में तुमने कितना एंगल घुमा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ए से बी जाने में 90 डिग्री घूमे, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन आने में तुम्हारा कितना फेज चेंज हुआ? तो 90 डिग्री बोलेंगे। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन आने में कितना फेज चेंज हुआ? तो 90 डिग्री बोलेंगे। यानी आप अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं तो आपका फेज क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, जैसे कि x इक्वल टू ए साइन, मान लो तुम इनिशियल फेज तुम्हारा 0 है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल 0 है, यहां से स्टार्ट किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को 0 डालोगे, तो टाइम को 0 डालोगे तो साइन, तो x इक्वल टू ए साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0। तो x इक्वल टू 0 आ गया। वहीं पे इनिशियल फेज 90 डालोगे, अगर तुम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल फेज उस केस में तुमको क्या डालना होगा? 90। अब इस केस में टाइम 0 डालो, तो टाइम 0 डालेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? a साइन 90 आएगा, हाँ कि ना? यस सर। और साइन 90 क्या होता है? 1। 1। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है? a आ रहा है। यानी t इक्वल टू 0 पे तुम कहाँ पे थे? एक्सट्रीम पोजीशन पे थे। तो ये जो फाई रहता है वो तुमको तुम्हारा क्या बताता है कि t इक्वल टू 0 पे तुम कहाँ थे, वो उससे पता चलता है। जैसे फाई 0 था यानी t इक्वल टू 0 पे तुम कहाँ थे? 0 पे। फाई अगर 90 है यानी तुम्हारा इनिशियल फेज 90 है, यानी t इक्वल टू 0 पे तुम कहाँ थे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, चलो अब तुम b से c गए तो कितना फर्दर एंगल कवर किए? 90 डिग्री। 90। यानी a से c आने में टोटल कितना एंगल कवर हुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री। जैसे ही c पे आए तो तुम्हारा जो मिरर इमेज है यहाँ पे, ये जो पार्टिकल है वो किधर जा रहा होगा? सी, लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड। नहीं, सी, ए से सी आए, अब सी से आगे जा रहे हो, मतलब इधर जा रहे हो, तो उसका जो इमेज बन रहा है वो किधर जा रहा होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी अगर मेन पोजीशन पे तुम इधर जा रहे हो यानी इसका फेज कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यानी तुम इनिशियल ए के रिस्पेक्ट में कितना एंगल कवर कर लिए? 180 डिग्री किए कि नहीं किए? यस सर। यस सर। तो यहां से यहां गए 90, फिर यहां से यहां है 90, तो टोटल कितना हो गया? 180। 180। ठीक है, तो अगर मान लो तुम यहाँ पे हो और आगे जा रहे हो तो फेज क्या होना चाहिए? 90 से कम कि 90 से ज्यादा? 90 से ज्यादा। 90 से कम। ठीक है, हमेशा याद रखना फेज जो मेजर करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर करते हैं। तो यहां से पूरा यहां जाने में 90 होगा, तो अभी पूरा नहीं गए हो, बीच ही रास्ते में हो, यानी 90 से कम है। वहीं पे अगर उसी पॉइंट पे अगर तुम्हारा वेलोसिटी इधर है, तुम पीछे जा रहे हो, यानी ये फेज क्या होगा? 90 से कम कि 90 से ज्यादा?
90 से ज्यादा। ज्यादा। 90 से ज्यादा होगा। तुम यहाँ पे हो, यानी यहाँ इतना तक जा चुके होगे और इतना कवर कर लिए। तो यहाँ से यहाँ 90, फिर इधर आए तो 90 से वो ज्यादा होगा। ठीक? फिर यहाँ से यहाँ तुम मान लो डी पे पहुंच गए, तो 90 और कवर कर लिए, यानी तुम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए फिर से। लेकिन इधर वाला एक्सट्रीम पोजीशन है, तो उसका फेज क्या होगा? 270। फिर यहां से तुम यहां आ गए, तो यानी फिर अब यहाँ आ रहे हो, फिर वापस। तो एक बार पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं? यहां से गए थे, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, तो एक पूरा ऑसिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वापस आ गए। तो 360 लिखो या 0 लिखो, दोनों सेम चीज होता है कि नहीं होता है? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमेशा याद रखना, जो ए का कोफिशिएंट होता है वो साइन के टर्म में होता है। जैसे कि मीन पोजीशन पे हो, तो यानी एक्स 0 है, तो साइन 0 कब होता है? जब एंगल कितना होता है? 0। ठीक है, अगर तुम a/2 पे हो, यानी तुम्हारा एम्पलीट्यूड, तुम डिस्प्लेसमेंट a/2 हो, तो साइन का कोफिशिएंट, यानी a/2 मतलब हाफ, तो साइन हाफ कब होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, यानी इसका फेस 30 डिग्री है। ठीक है, अगर तुम a/√2 पे हो, यानी 1/√2 हो, यानी एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अगर तुम √3a/2 पे हो, तो एंगल कितना होगा? 60 degree. 60 डिग्री। अगर ए पे हो तो एंगल कितना होगा? 90 degree. 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में अगर मान लो पूछ रहे हैं कि तुम या ऐसे जा रहे हो, तो उसका फेज क्या बोलेंगे? 60 डिग्री। 60 degree. 60 डिग्री। लेकिन वहीं पे पूछेगा तुम ऐसे जा रहे हो, तो उसका फेज कितना बोलेंगे? 45 डिग्री। 120 degree. 120 ना, तो 45 कैसे हो जाएगा यार? 90 कवर कर चुके हो और यहां से यहां आए, तो 90 से 60, 30 कवर किए, तो 90 और 30, 45 वाला नहीं है रे। ये x = 0 है। मान लो तुम a/2 पे हो और आगे जा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहां से यहां गए, तो a/2 मतलब हाफ, हाफ मतलब 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री होगा। वहीं पे ये पीछे आ रहे हो, यानी तुम ऑलरेडी 90 कवर कर चुके होगे, फिर 90 से 30 आए, तो 90 से 30 आने में और कितना कवर किए? 60. 60। तो टोटल कितना हो गया? 150. 150। समझ में आया आप लोग को? यस। यस सर। Yes, sir. तो देखो, जैसे मान लो तुम, ये एंगल कुछ है, मान लो π/4 है। ठीक है, और ये ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, पूछेगा फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालना है। तो अभी अभी एंगल क्या है? π/4 है। तो कुछ टाइम के बाद, मान लो t टाइम के बाद, ये पहले p पे था, अब p डैश पे आ गया। ठीक है, तो t टाइम में कुछ एंगल कवर करेगा। ठीक है, तो वो एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, तो आपको बताया मैं, इसके घूमने का स्पीड ओमेगा है, तो थीटा = क्या होता है? एंगुलर स्पीड इनटू, मतलब जैसे डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, एंगल = एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और टाइम पीरियड के टर्म में ओमेगा कितना होता है? 2π/t। 2π/t। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, या आप ओमेगा के टर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, तो p डैश का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में टोटल एंगल कितना हो गया? π/4 plus theta. टोटल फेज आपका π/4 प्लस थीटा है। ठीक है, तो उसका प्रोजेक्शन लेना है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. यस। और ये जो लेंथ है, ये जो रेडियस है, तो OP लिखो या ये OC लिखो, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस और सर। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं?
रेडियस Radius. Radius. और एसएचएम में वो एम्पलीट्यूड होगा, हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो रेडियस ऑफ सर्कल यानी एम्पलीट्यूड है। तो उसका प्रोजेक्शन लेना है, तो ये ए है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है? क्या होता है? साइन की कॉस। cos, Cos. तो x इक्वल टू, ये x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a cos, टोटल एंगल कितना है? पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, यानी इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा। वहीं पे अगर क्लॉकवाइज घूमता, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगल बढ़ रहा है, अगर क्लॉकवाइज घूमता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं, हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वो ऐसा रहता है। तो देखिए, एनर्जी इन एसएचएम, तो जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, एम मास है, के है, इसको थोड़ा सा तुम खींचे, एक्स डिस्टेंस खींचे, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसको खींचे आगे, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? पीछे. पीछे, पीछे। पीछे. तो यार स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स, और एक्सेलेरेशन एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और इसको कंपेयर करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? के बाई एम, तो ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है ये ये टाइम पीरियड होता है। अब तो मान लो इसका जो इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन है, ठीक है, इससे तुम वेलोसिटी निकाले तो वो क्या आ गया? तो ए ओमेगा डिफरेंशिएट करके कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसका तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम, वेलोसिटी क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, यह है। और ओमेगा स्क्वायर के बाई एम था, तो के को एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो उसको के लिख सकते हो, ये ऐसा आ रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है एसएचएम में। पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह डाल दो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो तुम देखोगे ना, काइनेटिक में भी हाफ के स्क्वायर है, पोटेंशियल में भी हाफ के स्क्वायर है, तो दोनों को कॉमन ले लो, तो अंदर में बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, 1. 1. तो टोटल एनर्जी क्या आ रहा है? तो हाफ के स्क्वायर आ रहा है। तो टोटल एनर्जी में टाइम का फंक्शन आ रहा है क्या? No, sir. नहीं, टोटल एनर्जी में टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा है। आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, Constant. ठीक है। तो सिंपल सा याद रखने का कि आपका एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी फ्लक्चुएट होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी फ्लक्चुएट होता है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन को तुम देखोगे तो तुम एक्स बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हो,
और v बाई ए ओमेगा को cos ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं। तो x दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है? यानी वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है? तो बहुत साल पहले आपको बताया था मैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये इक्वेशन होता है एलिप्स का, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक, तो तुम देखोगे ना ये भी एक तरह का वैसा ही आ रहा है। इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है उस समय वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, या तो ए ओमेगा होगा या माइनस ए ओमेगा होगा। यानी मीन पोजीशन पे आपको बताया था वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम की मिनिमम। मैक्सिमम। आप इधर जा रहे हैं तो ए ओमेगा होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है ए ओमेगा। अगर पीछे आ रहे हैं तो माइनस ए ओमेगा होगा। एक्सट्रीम पोजीशन यानी यहाँ पे है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है 0, यानी ये एक्स इक्वल, या आप दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में तो वेलोसिटी 0 होता है। तो याद रखना एसएचएम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कैसा ग्राफ बनता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है, ये एलिप्स बनता है। ठीक है, तो एसएचएम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एलिप्स ग्राफ बनता है। इसी को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए, हाँ बोलो बोलो। सर वो ग्राफ में सर उसके फोकाई जो होते हैं सर उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या किसी चीज को? फोकाई ए ओमेगा क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। यस सर। और इसमें क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है एसएचएम में हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी आपका कांस्टेंट होता है हाफ के ए स्क्वायर। तो आप काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा होता है। ठीक, तो आप इसका ग्राफ बनाइएगा। ठीक, टोटल एनर्जी मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं। टोटल एनर्जी को मतलब है क्या कि आप कहाँ पे हैं, टोटल एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। नहीं, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये मान लो माइनस ए है और ये प्लस ए है। माइनस ए से प्लस ए के बीच में देखेंगे तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में क्या रिलेशन है, स्क्वायर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्स एक्सिस पे ही है, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, हाँ कि ना? यस Yes. तो ये आपका पैराबोला ऐसा रहता है। ठीक, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो x, और वैसे भी x 0 होता है तो x 0 मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। ये ग्राफ आपका ऐसा होता है। तीनों एक ही में बनाया हूं मैं। ऊपर वाला क्या है, टोटल एनर्जी है, ये वाला क्या है, पोटेंशियल। और ये वाला क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। यानी मीन पोजीशन से जैसे भी दूर जाइए, राइट जाइए या लेफ्ट जाइए, काइनेटिक एनर्जी घटेगा और 0 कहाँ पे हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन में मान लो 0 है, तो जैसे जैसे तुम दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, लेकिन काइनेटिक टोटल एनर्जी आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है,
तो टोटल एनर्जी डज नॉट ऑसिलेट while kinetic energy and potential energy oscillates with time period t/2। आधे टाइम में वो आधे टाइम पीरियड में ही ऑसिलेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मान लो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ठीक है, एक ऑसिलेशन हुआ। एक मिनट, हाँ, तो देखिए एक बार पूरा ये चारों मतलब तुम यहां से स्टार्ट किए, आगे गए, फिर पीछे आए, पूरा कंप्लीट किए एक ऑसिलेशन, ठीक है। अब मान लो यहां से स्टार्ट तुम किए थे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, यहां से यहां जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ बढ़ रहा रहा है, है। ठीक है, बढ़ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। फिर यहां से यहां जाएंगे तो कम। कम होगा, और कम फिर होते जा रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचे तो क्या हो गया? 0। 0 0। यानी पहले तुम एक्सट्रीम से स्टार्ट किए थे, ए से स्टार्ट किए थे, ओ पे पहुंचे तो बढ़ रहा था, फिर घटना स्टार्ट हो गया। फिर जब वापस आओगे फिर से क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। ठीक है, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा नेचर इसमें था वैसा ही नेचर इसमें है कि नहीं है? यस सर। यस सर। और आपका काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होता है तो मतलब हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो ए से बी आने में या बी से ए आने में दोनों में पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो यानी ए से बी जाने में आपका एक बार ऑसिलेशन हुआ तो बी से ए आने में ऑसिलेशन, तो इसका टाइम पीरियड t/2 होता है, आधा। तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब ऑसिलेट करता है टाइम पीरियड t के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो ऑसिलेट करता है, जैसे कि सिंपल सा तुमको साइन का ग्राफ देखो, ये साइन का ग्राफ होता है, जो मैथ्स वाले हैं ये बेसिक चीज है, आपको बताया भी हूं मैं। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक, ये तो ये मान लो ये टाइम पीरियड t है, तो t के बाद ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ भी, ये भी t टाइम है, उसके बाद ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये मान लो x वर्सेस t है, ठीक है। तो x यानी ये साइन का, ये साइन ओमेगा t, मान लो ये ऐसा है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आ जाएगा, तो v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये मैक्सिमम वैल्यू है ए ओमेगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ए। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, या एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी एक्स का उल्टा, ये ऐसा होता है। तो ये भी टी के बाद रिपीट करते हैं, ठीक। तो आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन तीनों टी के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। वहीं पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपका जो रिपीट करता है t/2 के बाद, क्योंकि इसका ग्राफ तुम देखोगे, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये निगेटिव होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं। तो जो ऊपर वाला रहता है ना वो ऊपर रहता है, और जो नीचे होता है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वही ऊपर आ जाएगा, यानी ये टी है। लेकिन ये ग्राफ कितने के बाद रिपीट हो रहा है? t/2 के बाद। t/2 के बाद फिर वैसा ही ग्राफ, वैसा ही ग्राफ, वैसा ही ग्राफ। तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टी के बाद रिपीट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी t/2 के बाद रिपीट होता है। टोटल एनर्जी ऑसिलेट होता है क्या?
नो सर। नो सर। नहीं, No, टोटल No, एनर्जी sir. क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपको बताया मैं एनर्जी कंजर्वेशन, वो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका कहाँ गया ये एक्स दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करना, वेलोसिटी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, यानी के एम ओमेगा स्क्वायर। रीअरेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ के स्क्वायर, एक में कॉस स्क्वायर एक में साइन स्क्वायर ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये सब एकदम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये बस आपको जितना जरूरत का चीज है वो बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मान लो ब्लॉक है, ठीक, तुम हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन इक्वल टू एस एच एम में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, एक ब्लॉक है अभी रेस्ट पे है, दोनों स्प्रिंग है, एकदम आइडेंटिकल स्प्रिंग है, पूछेगा इसका टाइम पीरियड निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो इधर, यानी ब्लॉक यहां आ गया, एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, तो राइट वाला स्प्रिंग क्या हुआ है, कॉम्प्रेस की इलोंगेट, कंप्रेस। Compress. तो राइट वाला जो स्प्रिंग होगा वो ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट। Opposite. लेफ्ट। Left. F1। लेफ्ट वाला स्प्रिंग क्या हुआ होगा, इलोंगेट की कंप्रेस, Elongate. elongate। तो लेफ्ट वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट। Right side. Right side. राइट साइड लगाएगा, मूर्ख है रे। लेफ्ट। लेफ्ट। इसको Left, अगर ये left. ऐसा है, इसको तुम आगे खींचोगे तो ये आगे खींचाएगा तो पीछे खींच फोर्स लगाएगा ना भाई, हाँ कि ना। यस सर। Yes. Yes sir. ठीक है, अब थोड़ा सोचिए, वो F2 लगेगा, दोनों स्प्रिंग में लेंथ में चेंज सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम होगा। Different होगा। डिफरेंट कैसे होगा भाई, एक में एक्स कंप्रेस Sir, हो रहा है, एक एक में elongate होगा। elongate हो रहा है, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो F1 प्लस F2। ठीक है, तो के एक्स, दोनों में के एक्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के दोनों अपोजिट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग किधर किए हैं, राइट में कि लेफ्ट में, राइट Right. में। राइट Right. में, और फोर्स जो लग रहा है लेफ्ट में लग रहा है, इसलिए माइनस साइन लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग राइट में ले रहे हैं और फोर्स नेट पीछे लग रहा है, तो क्या आ गया -2kx। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आया, -2k/m इंटू एक्स। एसएचएम में एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, आपको बताया मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको और इसको कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 2K 2K by by 2K by M. 2k/m, तो यानी ओमेगा आ गया √2k/m। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi by omega. ठीक, तो ये आपका आंसर है। चमका सब लोग को। यस सर। Yes, sir. Yes sir. जैसे मान लो क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है 3 kg का, इसका के दिया हुआ है 1200 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा खींचे, कितना खींच दिए, मान लो 2 सेंटीमीटर खींच दिए, छोड़ दिए, तो खींच के छोड़े हैं, तो जिस समय छोड़े होंगे, जिस समय छोड़े होंगे, यानी वो उस समय कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा कि मीन पोजीशन पे होगा, जिस समय छोड़े होंगे, सर एक्सट्रीम। Extreme. Extreme. एक्सट्रीम। और नॉर्मली जहां पे रहता है, नॉर्मली मान लो ये रुक है, तो ये इसका मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी इस केस में एम्पलीट्यूड कितना है, 1, 2 से 2. क्या रे युगल नींद में है क्या रे, तो ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे छोड़ेंगे, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा क्या, नो सर। नहीं, No फिर वो sir. स्प्रिंग को कंप्रेस करके यहाँ पे आके रुकेगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जितना भी खींचते हैं वही उसका एम्पलीट्यूड होता है, तो 2 सेंटीमीटर खींचे नेचुरल से, वही उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले टाइम पीरियड बोलेगा निकालने। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था सिंगल स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k, 2π√m/k। तो मास दिया हुआ है कितना 3, और के का वैल्यू क्या है 1200,
तो 2π/20 यानी π/20 10 सेकेंड, ये तुम्हारा टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी बोलता तो 1 बाई टाइम पीरियड हो जाता। ठीक, अब मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा है निकालें। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। ए ओमेगा। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का A omega माइनस ए square. ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है? √k/m। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना। ओमेगा क्या होता है? √k/m। तभी टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है, तो इसलिए m/k हो जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग में ओमेगा क्या होता है? √k/m। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो एम्पलीट्यूड क्या है? 2 सेंटीमीटर यानी 10⁻²। के कितना है? 1200। मास कितना है? 3। 40 20 तो 0.4 मीटर पर सेकेंड। एक बार ये आ गया, उससे फिर ए मैक्सिमम आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर, वो तुम करोगे आ जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल एकदम, जितना तुम खींचते हो वही एम्पलीट्यूड होता है। मीन पोजीशन से खींच के छोड़ दिए, तो मीन पोजीशन खींच के छोड़ दिए यानी यहाँ पे छोड़े हैं, तो यहाँ का फेज कितना होगा? अगर पूछेगा यहाँ का फेज, तो यहाँ जिस समय छोड़े हैं उस समय यहाँ पे फेज कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसका इक्वेशन पूछेगा तो x = a sin ω t प्लस 90 डिग्री। एम्पलीट्यूड तुमको पता है 2 सेंटीमीटर, ओमेगा √k/m, वो वैल्यू डालना, इससे तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं मैं, आप सॉल्व कीजिए और बताइए तो क्या आ रहा है। दो केजी का है, के 200 न्यूटन पर मीटर। ओमेगा याद रखना √k/m होता है। तो 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़े, ठीक है, पुल्ड किए तो 10 सेंटीमीटर खींचे। अगर कंप्रेस करते हैं तो ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन होता है, तो अगर पुल किए हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा, तो यानी इसका फेज 90 डिग्री। अगर कंप्रेस करते हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है, तो इसका फेज कितना होता है लेफ्ट वाले का? 270 डिग्री। 270 होता है। ठीक है, अभी पुल किए हैं इसलिए तो एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ठीक, ओमेगा √k/m होता है, तो k 200
m दिया हुआ है 2 से 10 रेडियन पर सेकेंड, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई 10 यानी पाई बाई 5 सेकेंड। पाई का वैल्यू आप सब डाल दीजिएगा। ये हर्ज, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होता है, तो ए कितना है 0.1 और ओमेगा क्या है 10, तो 1 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, तो 0.1 और 10 का स्क्वायर 100 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया आप लोग को? अब x वर्सेस t का इक्वेशन लिखना है, तो x इक्वल टू आपको बताया मैं क्या लिखते हैं, a साइन ओमेगा टी, तो 0.8 साइन ओमेगा कितना है t, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, उसका फेज क्या 90, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो 0.1 कॉस 10t। ये आपका आंसर। समझ में आया? Yes, sir. सिंपल सा एकदम। ठीक, अगर पूछेगा इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या बोलेंगे, वो t/4 होगा कि t/2 होगा? T/4. ठीक है, ये मान लो a है, ये o है, ये b है, तो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, तब जाके एक ऑसिलेशन हुआ, यानी 4 बार। तो a से सिर्फ o जाना है, यानी 1/4 है, यानी वो t/4 होगा। तो t पता है 1/4 कर दीजिएगा, उससे आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपको बता दिया। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ओमेगा आपका रूट k बाई m। ठीक है, अब हम लोग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम देखेंगे। सिंपल पेंडुलम, ये पेंडुलम है। ठीक है, तुम क्या किए, इसको थोड़ा सा यहाँ लाके छोड़ दिए, थोड़ा एकदम छोटा सा एंगल है ये। तो देखो, स्प्रिंग के केस में ऐसे आगे पीछे होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, आगे गए पीछे आए फिर आगे गए, तो ये लीनियर एसएचएम है। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इस केस में आपका क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, इसको कहते हैं एंगुलर एसएचएम। ठीक है, आपका जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, मतलब ये इधर आता जाएगा, आपका एंगल चेंज होगा, इसलिए इसको कहते हैं एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो मान लो ये इसका मीन पोजीशन है। ठीक है, और अभी मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, मान लो थोड़ा पहले लाके छोड़े थे और आगे जाके छोड़े थे, अब ये यहाँ पे है, तो थीटा एंगल पे है, तो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, ये थीटा है। ठीक, तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन, ये यहाँ पे है और इसका mg लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस ये रोटेशन टाइप का चीज है, तो इसमें फोर्स की जगह हम लोग टॉर्क निकालते हैं, फोर्स की जगह टॉर्क निकालते हैं। तो देखिए, ऊपर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, और इधर आएगा mg sin थीटा, ऐसा। ठीक, तो ये ओ पॉइंट पे टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg, तो किसकी वजह से टॉर्क आएगा ओ पॉइंट पे, cos थीटा की वजह से कि sin थीटा की वजह से? Sin theta. sin थीटा, क्योंकि cos थीटा तो उससे पास होगा, तो mg sin थीटा। लेंथ है कॉर्ड का l, ये टॉर्क आ गया। ठीक है, अब mg sin थीटा की वजह से इस पे ये जो रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. ये क्लॉकवाइज, लेकिन इसको रोटेट थीटा जो किए थे हम लोग, वो किधर किए थे, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। और नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, जैसे F इक्वल टू ma होता है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I alpha. आई अल्फा। तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस, माइनस साइन क्यों, क्योंकि रोट उसको घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है,
तो यहाँ से अल्फा आ गया माइनस mg/l/i इंटू साइन थीटा। ठीक है, आप लोगों को सिखाया हूं मैं, ये इस मान लो ये रोटेशन एंगल बहुत कम है। ठीक है, तो देखो जैसे लीनियर में, फॉर लीनियर एसएचएम एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, उसी तरह एंगुलर एसएचएम में एक्सेलरेशन की जगह क्या आता है अल्फा, ओमेगा ओमेगा ही रहता है, और एक्स की जगह क्या आता है थीटा। रेडियस एल। ठीक है, एक्स की जगह क्या आएगा थीटा। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये वाले इक्वेशन में अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा नहीं है, माइनस साइन थीटा है, तो ये एसएचएम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को बताया मैं फॉर स्मॉल थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को रफली थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। Yes, sir. तो ये एजम्पशन लिखना पड़ेगा, फिर आपको ये एजम्पशन लिखना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी में देखिएगा इसका एक्सपेंशन दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ये ऐसा रहता है। अगर थीटा बहुत छोटा है, अगर मान लो थीटा का वैल्यू फ्रैक्शन में है, बहुत छोटा है थीटा, तो कोई भी चीज बहुत छोटा होता है, मान लो 0.2 है, तो उसका उसका क्यूब और छोटा होगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये सब पार्ट क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, तो बचेगा क्या, सिर्फ थीटा। थीटा बचेगा। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं साइन थीटा रफली थीटा के बराबर होता है। तो आपको यहां तक लिखना पड़ेगा, और स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा रफली थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस mgl/i इंटू थीटा। अब अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो एसएचएम में क्या होता है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो यानी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या है mgl/i। mgl/i। ठीक है, अब ये जो बॉल है उसका मास m है, पॉइंट मास है, रस्सी का कोई मास नहीं होता है, उसको मासलेस मानते हैं। तो ये पॉइंट मास का ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, ये सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास का ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पॉइंट ml मास स्क्वायर। ml स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ml स्क्वायर आएगा, mgl ml स्क्वायर, तो mm कैंसिल, एक एल कैंसिल, तो g बाई एल आएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर g बाई एल आ रहा है, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा रूट g बाई एल। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा यानी अंडर रूट एल बाई जी। समझ में आया? Yes, यस। sir. ठीक है, तो थीटा एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, तो उस पर नेट टॉर्क जो लग रहा था क्लॉकवाइज लग रहा था, इसलिए माइनस साइन, तो नेट टॉर्क एम जी साइन थीटा इंटू एल आया, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल अपॉन आई इंटू साइन थीटा आया, तो एम जी एल पॉइंट मास है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम एल स्क्वायर। ठीक है, उसे सॉल्व किए तो ओमेगा अंडर रूट एल जी बाई एल आया, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड हो गया। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया हमें, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल बाई जी। और वो बोला है कि 2 के बराबर, 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो 1। आपको बताया मैं कभी कभी जी को पाई स्क्वायर के टर्म में भी लेने का, पाई स्क्वायर रफली जी के बराबर होता है 10 के बराबर, ये कैंसिल हो गया, यानी 1 मीटर का पेंडुलम का लेंथ, 1 मीटर पेंडुलम लेंथ, 1 मीटर वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकेंड होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ पेंडुलम को, सेम पेंडुलम है, अर्थ पे ऑसिलेट करा रहे हैं और मून पे ऑसिलेट करा रहे हैं, कहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा, अर्थ पे कि मून पे? Moon पे. मून पे। मून पे जी का वैल्यू क्या होता है, कम की ज्यादा? कम।
कम। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है, तो जी कम होना मतलब टाइम पीरियड क्या होना, ज्यादा होना। जैसे मान लो ठीक है कि लिक्विड है, ठीक, और ये लिक्विड है और ये अभी एक सिलेंडर डुबाए हुए हैं, ठीक है, और कुछ लेंथ अभी पानी में है, मान लो HL लेंथ पानी में, ठीक है, या H लेंथ पानी में है और ये लेंथ है मान लो L, ठीक है, अभी बैलेंस्ड है, इसका ये रो L है और ये रो S है, ये एक सिलेंडर है, समझो ऐसा, ठीक है, अभी बैलेंस्ड है। तो मान लो थोड़ा सा और डुबा दिए तुम इसको, थोड़ा सा फोर्स लगा के और डुबा दिए, डुबा के छोड़ दिए, अभी बैलेंस्ड है, यानी ये सिलेंडर पे अभी फ्लूइड लेसेंट पर आया हूं मैं, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, बायंसी अभी बैलेंस्ड है दोनों, ठीक है, mg इक्वल टू बायंसी है। मान लो थोड़ा और डुबा दिए तो कौन सा फोर्स चेंज होगा, mg चेंज होगा कि बायंसी चेंज होगा, बायंसी बायंसी। और थोड़ा और डुबाने से बायंसी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। अभी दोनों फोर्स सेम है, और थोड़ा डुबा देंगे तो बायंसी बढ़ गया, डुबा किधर रहा है, नीचे, यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे है, लेकिन कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, ऊपर वाला, यानी ऊपर वाला नेट फोर्स, यानी अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, अब नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस सर ठीक है, यानी ये भी एक तरह का ऑसिलेशन होगा। तो इसमें बोलेगा टाइम पीरियड निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो अभी बैलेंस्ड है, तो नीचे mg इक्वल टू बायंसी है, तो mg कितना है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी सॉलिड का इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एरिया इंटू टोटल हाइट इंटू जी, बायंसी कितना लग रहा होगा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एरिया कितना डूबा हुआ है, h हाइट इंटू जी, ठीक है, तो एजी कैंसिल, ठीक है, तो रो एस इंटू एल इक्वल टू रो एल इंटू एच, ये ऐसा एक कंडीशन आया, ठीक है। तुम उसको फर्दर एक्स डिस्टेंस और डुबा दिए, ठीक है, तो पहले से डूबा हुआ था h, तुमने एक्स डिस्टेंस और डुबा दिया, ठीक है, तो कौन सा फोर्स चेंज हो जाएगा, बायंसी बायंसी ठीक है, तो अब बायंसी, तो अब नेट फोर्स जीरो होगा क्या, नो सर नहीं, कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा, ऊपर वाला, हाँ कि ना, यस यस सर तो डिस्प्लेसमेंट नीचे कर रहे हैं, तो नेट फोर्स जब लिखेंगे, नीचे किए इसलिए mg माइनस बी डैश लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वो निगेटिव आ जाएगा फिर, mg, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम a इंटू एल इंटू जी, बायंसी कितना लग रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू क्या, h प्लस एक्स इंटू जी इंटू एरिया, ये ऐसा लग रहा है, ठीक है? ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये नेट फोर्स। तो रो एस एजी कॉमन ले लो, तो रो एस एल माइनस रो एल एच माइनस रो एल एक्स एजी, ठीक, तुम ऊपर में देखोगे तो रो एस, यहाँ पे रो एस एल और रो एल एच दोनों सेम है, तो इन दोनों कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस सर ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, रो एल एक्स एजी, ये नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास सिलेंडर का इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस रो एल एक्स ए जी, तो सिलेंडर का मास क्या होता है, तो डेंसिटी सिलेंडर का एरिया इंटू सिलेंडर का लेंथ एल इक्वल टू माइनस रो एल एक्स ए जी, तो तुम देखोगे ए कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आया, माइनस रो एल जी बाई रो एस इंटू नीचे में एल आ रहा है इंटू एक्स आ रहा है,
एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो एसएचएम में एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। तो एसएचएम में ए इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस, क्या लिखते हैं? ए इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वहां पे भी तुम देखोगे तो ए इक्वल टू माइनस रो एल बाई रो एस जी अपॉन एल इंटू एक्स आ रहा है, यानी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यही है, हाँ कि ना? यस सर। तो ओमेगा स्क्वायर के आगे तो रो एल जी अपॉन रो एस एल, तो टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा होता है, रो एस एल अपॉन रो एल जी, ये टाइम पीरियड होगा। रो एस रो एल सेम रहेगा मान लो, तो एल और जी सिर्फ बचेगा, सिंपल पेंडुलम टाइप का होगा। ठीक? तो ये आपका, तो किसी का भी टाइम पीरियड निकालना है, पहले नेट फोर्स बैलेंस कर लो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, फिर उससे नेट फोर्स निकालो, उससे आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए एक इसका एक लास्ट कुछ कुछ टॉपिक बचे हैं, इसको हम लोग देख लें। और हाँ, कभी कभी आपको ग्राफ प्लॉट करने पड़ेगा अलग अलग टाइप का, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ ऐसा होता है। वहीं पे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 बोला, पाई बाई 4, ठीक है। एंगल के टर्म में ये 2 पाई होते हैं, ये पाई होते हैं, ये 90 डिग्री होता है। पाई बाई 4 मतलब समवेयर इधर होगा, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये मान लो पाई बाई 4 है, तो ये वर्टिकल लाइन को यहाँ शिफ्ट कर दो, यानी ये तुम्हारा सेकेंड ग्राफ हुआ। ठीक है, इसके लिए साइन ओमेगा टी का बोलेगा, ए साइन ओमेगा टी का, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पाई बाई 4 ऐड कर देगा, तो वो आपका थोड़ा और आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी वो कॉस ओमेगा टी होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी वो कॉस का ग्राफ बन जाएगा। ये सब ऐसे उतना पूछेगा नहीं आपसे स्कूल में। ठीक, चलिए अब हम लोग डैम्ड ऑसिलेशन देखेंगे। नॉर्मल जो ऑसिलेशन होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल है पेंडुलम, ये पेंडुलम है, पेंडुलम को तुम यहाँ लाके छोड़ दिए, हमेशा ऑसिलेट करता रहता है क्या, कि कुछ देर के बाद रुक जाता है? रुक जाता है। कुछ देर के बाद रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, इसलिए वो रुक जाता है। ऐसे ऑसिलेशन को क्या कहते हैं? डैम्ड ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशन में क्या होगा? धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होने लगेगा, यानी ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इस केस में क्या चेंज हो रहा है? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक है, अगर मान लो एयर नहीं रहता, एयर नहीं रहता तो आपका ये ऑसिलेट करता रहता, ऑसिलेट करता रहता, यानी इसका ग्राफ आपका, यानी हर केस में एम्पलीट्यूड सेम रहता है। लेकिन डैम्ड ऑसिलेशन में क्या होता है? पहले ऐसा हो जाता है और कुछ देर के बाद डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। तो जो भी एनर्जी है कौन खा गया? एयर रेजिस्टेंस खा गया, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ठीक है, तो डैम्ड ऑसिलेशन किसको कहते हैं? इफ एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विथ टाइम, विथ टाइम, उसको कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, उसको कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। तो डैम्ड ऑसिलेशन में एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। जैसे आप लोग को बताया था मैं, फ्लूइड में, पानी, विस्कस लिक्विड में अगर एक स्मॉल स्फीयर को डाल देते हैं, ये विस्कस लिक्विड है, एक बॉल को डाल दिए तो विस्कस फोर्स लगता है, तो वो भी क्या है? आपके एनर्जी को खत्म करता है। उसी तरह एयर भी रेजिस्टेंस लगाता है, उसको डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। तो विस्कस फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन था? डायरेक्टली डायरेक्टली और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो सेम लॉजिक से इसमें डैम्पिंग फोर्स लगता है, डैम्पिंग फोर्स एफ, वो माइनस बीवी होता है,
ये डैम्पिंग फोर्स है। इस बी को कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, सॉरी डैम्पिंग कोफिशिएंट, नहीं डैम्पिंग कांस्टेंट, बी आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है। वी क्या है? वेलोसिटी है। तो ज्यादा स्पीड होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। माइनस साइन क्या बता रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स जो लगता है माइनस बी वी, माइनस बी क्या है, सॉरी बी क्या है आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है, वी क्या है? वेलोसिटी है, ठीक। तो इस केस में बी का यूनिट आप निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ बी। तो ये न्यूटन है, ये मीटर, न्यूटन बाई वेलोसिटी, तो मीटर, न्यूटन सेकेंड अपन मीटर। डायमेंशन के लिए mL/t-2, सेकेंड का t, इसका l, ये कैंसिल हो गया, तो mt-1 होता है डायमेंशन, ठीक है। तो एसएचएम में जो नेट फोर्स होता है माइनस के एक्स होता है, ठीक है। एसएचएम में नेट फोर्स जो होता है माइनस के एक्स होता है इन नॉर्मल एसएचएम, इन नॉर्मल एसएचएम विथ डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स के साथ ये नेट फोर्स क्या हो जाता है? तो माइनस के एक्स माइनस वी, ऐसा होता है। नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt भी लिख सकते हैं, और उसको d²x/dt² लिख सकते हैं, वेलोसिटी को dx बाई dt और इसको kx, ठीक। मैं एक्सेलरेशन को ही dv बाई dt लिखते हैं और v होता है dx बाई dt, इसलिए ये d²x/dt², एक्सेलरेशन को लिखा हूं मैं, वेलोसिटी को ये। इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू आता है a e⁻−bt/2m, ठीक। ये बस आपको याद रखना है, cos ω't+5। नॉर्मली जो एसएचएम होता है उसमें x इक्वल टू a sin ω t या cos ω t, मान लो cos ω+5 होता है। तो यहाँ पे जो x का मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है? a होता है। यहाँ पे पूछेगा x का मैक्सिमम वैल्यू ऊपर वाले में, तो उसमें क्या बोलेंगे? तो cos का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, a e⁻−bt/2m है, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। x का मैक्सिमम वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ आपका चेंज होगा, ठीक? ठीक। तो इस केस में एम्पलीट्यूड in damped oscillation is a e⁻−bt/2, ये ऐसा रहता है। ओमेगा डैश वो आपका होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है, ये सब याद रखना। इफ देखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपको बस याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है। ई पे पावर माइनस कोई भी चीज का ई पे पावर माइनस बीटी, टाइम जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा इसका वैल्यू कम होता जाएगा। टाइम को 0 डालिएगा, ई पे पावर 0 1 होता है तो a' आएगा। टाइम को इन्फिनिटी डालेगा तो ई पे पावर -∞ 0 होता है, यानी आपका जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका ग्राफ आपका इस टाइप का होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये पहले ए था, फिर धीरे धीरे
डाई आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो एसएचएम में एनर्जी क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका स्क्वायर किए तो आपका एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये सब एनर्जी कौन खा जा रहा है, आपका एयर रेजिस्टेंस। ठीक, ये ऐसा रहता है। इसमें जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो ये होता है। ठीक है, अगर डैम्पिंग कांस्टेंट, ये वाला बस याद रखना है, डैम्पिंग कांस्टेंट का वैल्यू रूट के एम से बहुत कम हो, एम क्या है, मास, के क्या है, वो फोर्स कांस्टेंट। तो अगर डैम्पिंग कांस्टेंट रूट के एम से बहुत कम हो तो ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा होता है, यानी रूट के बाई एम होता है। टाइम इन विच एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ, टाइम जिसमें एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए, ठीक है, वो टाइम इक्वल टू होता है log 2 बाई के। 2m यानी 1.4 m by b, time in which energy become half, पॉइंट 7 m by b। जैसे देखिए एक छोटा सा इससे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। फॉर डैम्ड ऑसिलेटर, मास दिया हुआ 200 ग्राम, ए का वैल्यू 90 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ, बी आपका डैम्पिंग कांस्टेंट होता है 40 ग्राम पर सेकेंड दिया हुआ। ठीक है, एम टी माइनस 1, कैलकुलेट टाइम पीरियड, टाइम इन विच amplitude and energy become half। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे सबसे पहले तुम निकालने का कि रूट बी, ये वाला देखने का ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बी का वैल्यू क्या है, 40 ग्राम दिया हुआ है, तो केजी में ये होगा केजी पर सेकंड। ठीक है, केएम का वैल्यू निकालोगे तो 90 है, 200 ग्राम है, हो जाएगा 1 2 रूट 18 आ रहा है, जो रफली 4.3 है। ठीक है, और ये और इसका वैल्यू क्या है, 0. ये है। तो 4.3 के कंपैरिजन में बी का वैल्यू बहुत कम है, तो बी का वैल्यू बहुत कम है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m/k। ये आपका आंसर, 2 पाई अंडर रूट, मास डाल दो 1/5 और k 90, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड हाफ होना है। ठीक है, तो फॉर ए टू बिकम हाफ, तो टाइम क्या होता है, log 2 यानी 0.7/k। ये सब वैल्यू पुट कर देना, तो एनर्जी को हाफ होना है, बस 2 का फैक्टर वहां ना आके मास और बी का वैल्यू डाल देना। यस, बस तुमको डैम्ड ऑसिलेशन में बस याद रखना है कि आपका एम्पलीट्यूड ओवर द टाइम कम होता जाता है। ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट का वैल्यू अगर रूट के एम से बहुत कम होता है तो आपका ऑसिलेशन जो होता है वो नॉर्मल ऑसिलेशन जो होता है रूट के बाई एम, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/k वाला फॉर्मूला होता है। एक लास्ट चीज, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब क्या होता है कि आप चाहते हैं कि वो, जैसे डैम्ड ऑसिलेशन है, ये धीरे धीरे रुक जा रहा है, धीरे धीरे रुक जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये घूमता रहे, तो आपको एक फोर्स लगाते रहना होगा। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी oscillates with help of
एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देन फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो उस केस में फोर्स्ड ऑसिलेशन होते हैं। if natural frequency becomes equal to external frequency, resonance occur, amplitude become high, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में बस याद रखना कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से जो रुक जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, यानी बाहर से फोर्स लगा रहे हो और तुम उसको घुमाते रह रहे हो। तो डैम्पिंग की वजह से जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतना फोर्स से तुम प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो घूमता रहेगा। इसमें बस याद रखना कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है यानी √k/m, ये ओमेगा जो नेचुरल ओमेगा नॉट होते हैं, इतना ही फ्रीक्वेंसी पे तुम एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में सडनली तुम्हारा राइज होता है एम्पलीट्यूड। सडनली तुम्हारा एम्पलीट्यूड राइज होता है। ये 1 है, ये किसका ग्राफ है? तो ओमेगा डी मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी या एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो गया, यानी दोनों का रेशियो 1 हो गया, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो राइज करता है, सडनली राइज करता है, ठीक है। और इस चीज को रेजोनेंस कहते हैं। तो बस याद रखना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर गया तो रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस में तुम्हारा एम्पलीट्यूड राइज होता है। ये अलग अलग वो उसके लिए डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए, तो जिसमें ज्यादा राइज हो रहा है उसका डैम्पिंग कांस्टेंट कम होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होता है। तो ऊपर वाले में ज्यादा राइज हो रहा है यानी ऊपर वाले का बी कम होगा नीचे वाले से। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक डैम्पिंग फोर्स लगता है जिससे एम्पलीट्यूड कम होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए तुम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, इसलिए फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो तुमको बस याद रखना है कि अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो एम्पलीट्यूड सडनली राइज होगा, उस फेनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। तो उसमें ग्राफ आपका तुम ऐसा बनता है और एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। तो जो ऊपर वाला है उसका डैम्पिंग कांस्टेंट कम होगा, जो नीचे वाला है उसका डैम्पिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। बाकी अपना इतना ही है, बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, आप लोग जा सकते हैं।